Hello friends, this is SV. Welcome to Adhigam Manch. We are present here with another new and important session. Friends, इस सेशन में आज जो हम करने वाले हैं वो रहेगा अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ये इम्पोर्टेंट सेशन। यदि मोटिवेशन की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये सेशन। आज के लिए ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चन इन द क्लास। बच्चों को कक्षा में प्रश्न, यदि बच्चे कक्षा में प्रश्न पूछ रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यानी कि इनकरेज करना चाहिए। बच्चे यदि कक्षा में प्रश्न पूछ रहे हैं, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। वे डिस्करेज टू टास्क या आस्क, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए या फिर पूछने से रोकना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि आपकी क्लास में, आपकी कक्षा में बच्चे प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहे हैं या पूछते हैं, ठीक है, तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे? बच्चों के लिए इनकरेज करें कि वो प्रश्न पूछें, ठीक है। पहला ऑप्शन इस तरह से कहता है। दूसरा कहता है प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करें। फ्रेंड्स, जब भी डिस्करेज की बात आए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम बच्चों के लिए डिस्करेज नहीं करेंगे। यदि हम बच्चों को पहले से ही हतोत्साहित कर देंगे तो बच्चे ना तो प्रश्न पूछ पाएंगे और ना उनके कुछ समझ में आने वाला। किसी तरह की जो डाउट और कन्फ्यूजन है तो वो नहीं कर पाएंगे। पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बच्चों को क्लास के अंदर प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे बच्चे किसी भी डाउट, किसी भी समस्या से रिलेटेड अपना प्रश्न पूछ सकें। इनसे उनका जो लर्निंग प्रोसेस है अधिगम बेहतरीन तरीके से चल पाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। इसके साथ नेक्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यानी कि ये रहा दूसरा क्वेश्चन, मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। यदि सीखने की प्रक्रिया की हम बात करें, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, उसमें जो अभिप्रेरणा है उसका क्या रोल रहता है? शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। जो अभिप्रेरणा है सीखने की प्रक्रिया में, शिक्षार्थी की यानी कि स्टूडेंट की जो स्मरण शक्ति है उसे पैना बनाती है, या फिर पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है। जो प्रीवियस नॉलेज है उसे नए अधिगम से अलग करती है, या फिर शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, क्योंकि वो एक ही दिशा में सोच पाएँ इसलिए योग्य बनाती है, या फिर विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। विद्यार्थियों में सीखने के लिए रुचि पैदा करती है। अभिप्रेरणा का मतलब रुचि पैदा करना है जिससे बच्चे आगे सीख पाएँ, यानी कि अभिप्रेरणा का मतलब वो अभिप्रेरित करती है, एक ड्राइव, एक मोशन आदि देती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वुड प्रमोट मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रन। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है? नीचे कुछ रणनीति दे रखे हैं, कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती हैं। कौन सी रणनीति रहेगी? अन्वेषण एवं परिचर्चा, सूचना का संचरण, दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, या फिर एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण, यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। यदि हम बच्चों को एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण करने के लिए और परिचर्चा करने के लिए आज़ाद रखते हैं, उनको स्वतंत्र रखते हैं, तो बच्चे एक्सप्लोर करके ज्ञान का अर्जन कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो एक रणनीति रहेगी वो बच्चों के अर्थ निर्माण यानी कि मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रन को बढ़ावा देगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। यदि हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो अचीवमेंट मोटिवेशन इज, उपलब्धि अभिप्रेरणा। फ्रेंड्स, यहाँ पे उपलब्धि अभिप्रेरणा की बात हो रही है। उपलब्धि अभिप्रेरणा है, इसका संबंध किससे है? चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, या फिर असफलता से बचने की प्रवृत्ति, या फिर सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की तत्परता, या फिर बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। यदि फ्रेंड्स हम बात करें उपलब्धि अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेटेड
अभिप्रेरणा की हम बात करते हैं, मोटिवेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चुनौतीपूर्ण कार्य में डटे रहने की जो प्रवृत्ति है उसको हम यानी कि उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का। क्लियर। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन से संबंधित हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये जो श्रृंखला कर रहे हैं हम CDP मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला कर रहे हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं CTET 2020, जो कि 31 जनवरी को होने जा रहा है। आज से यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 15 to 16 डेज़ रह गए हैं। एडमिट कार्ड भी आ चुका है, अभी तक आपने डाउनलोड कर लिया होगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होता है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात करें, मास्टरी ओरिएंटेशन कैन बी इनकरेज्ड बाय डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। निपुणता अभिविन्यास का मतलब किसी बच्चे में मास्टरी ओरिएंटेशन की यदि हम बात करें तो किसी बच्चे को किसी सब्जेक्ट में निपुण बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसे बिल्कुल निपुणता हासिल कराई जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। अनअपेक्षित परीक्षा लेकर, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने पर से, या फिर शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने से, या फिर गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर। तो फ्रेंड्स, यदि किसी बच्चे को हमें मास्टर बनाना है किसी सब्जेक्ट का, किसी भी एक स्किल का, उसमें मास्टरी, उसमें निपुण बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा। क्वेश्चन को आप भी दोबारा से पढ़ें और आप आंसर करने की कोशिश करें, ठीक। इसके साथ मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, अभी तक आपकी समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी कि शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके। व्यक्तिगत प्रयासों से मतलब यहाँ पे फोकसिंग ऑन स्टूडेंट्स इंडिविजुअल एफर्ट, वो खुद से कितना एफर्ट लगा पाते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, ठीक है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। व्यक्तिगत प्रयास पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए एक टीचर को, क्योंकि वो अपने आप जो एफर्ट करेंगे, अपना परिश्रम करेंगे अपनी मेहनत से, यदि उनका इंटरेस्ट किसी चीज़ में रहेगा, वो खुद से एफर्ट करेंगे, ठीक, तो कुल मिला के वो उस चीज़ में निपुणता हासिल कर पाएंगे। तो 5 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। इसके साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे जो मील है योजना प्रारंभ की है। मिड डे मील जो भारतीय प्राइमरी स्कूल हैं, इंडियन प्राइमरी स्कूल, उन सभी में मिड डे मील की योजना प्रारंभ है, जहाँ पे लंच में भोजन दिया जाता है स्कूल में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है। नीचे कुछ सिद्धांत दे रखे हैं, उसमें से इसको यानी कि अभिप्रेरणा का कौन सा एक सिद्धांत है जो इसका समर्थन करता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो योजना है मध्याह्न भोजन मिड डे मील वाली, कौन से एक सिद्धांत पर, अभिप्रेरणा के कौन से एक सिद्धांत पर आधारित है। व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक यानी सोशियो कल्चरल, संज्ञानात्मक, या फिर मानवीय। तो फ्रेंड्स, ये जो आधारित है मानवीय जो सिद्धांत है अभिप्रेरणा का, उस पर आधारित है। यदि हम ह्यूमनिस्टिक की बात करें तो इसका सीधा सीधा संबंध यानी कि कार्ल रोजर से है, ठीक है, उन्होंने इसकी बात की है, कार्ल रोजर हो गए। इसके साथ साथ यदि हम बात करें फ्रेंड्स कार्ल रोजर के साथ साथ, तो हाँ, ह्यूमनिस्टिक यानी कि मानवीय जो सिद्धांत है, नीड थ्योरी ऑफ, ठीक है, आवश्यकता के सिद्धांत की हम बात करते हैं तो अब्राहम मैस्लो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैस्लो की नीड की थ्योरी है, उन्होंने इसमें 5 चीज़ें बताई हैं, उसी पर आधारित कुल मिला के ये हम मान सकते हैं कि मानवतावादी सोच पर आधारित है मिड डे मील। मानवतावादी सोच की यदि हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो मानवतावादी सोच ऐसा मानते हैं कि प्रत्येक बच्चे की फ़िज़िकल नीड होती है। कौन सी नीड? यानी कि फ़िज़िकल नीड। यदि बच्चों की फ़िज़िकल नीड को जब तक पूरा नहीं कराया जाएगा, उनकी नीड शारीरिक आवश्यकता होती है प्रत्येक बच्चे की, यानी बच्चों को पोषण नहीं दिया जाएगा, उनका पेट नहीं भरा जाएगा, जब तक बच्चे सीख नहीं पाएंगे, यानी कि उनकी लर्निंग नहीं हो पाएगी। इसलिए अब्राहम मैस्लो की यदि हम बात करें
तो हायरार्की ऑफ नीड में वो कहते हैं कि प्रत्येक बच्चे की फिजिकल नीड होती है, यदि वो उसकी पूर्ति होती रहे, उसे पोषण मिलता रहे, तो तभी लर्निंग प्रोसेस उनका अच्छी तरह से चल पाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी कि मिड डे मील की हम बात करें तो उसका सीधा सीधा संबंध ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से है। ठीक, 6 के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, द चिल्ड्रन इन अ क्लास कैन बी कंसिडर टू बी मोटिवेटेड इफ़, एक क्लास में, किसी भी क्लास में बच्चा तब मोटिवेटेड समझा जाएगा जब, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहनकर स्कूल आएँ। यदि बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आते हैं रेगुलरली तो उन्हें समझेंगे वो मोटिवेटेड हैं, या फिर वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं यानी कि डिसिप्लिन वे में रहते हैं तो हम समझेंगे कि बच्चे अभिप्रेरित हैं, या फिर वे सभी उपस्थिति में नियमित रहते हैं यानी कि उनकी अटेंडेंस बिल्कुल रेगुलर रहती है तो हम कहेंगे कि वो बच्चे मोटिवेटेड हैं, अभिप्रेरित हैं, या फिर वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। डी ऑप्शन कहता है कि यदि बच्चे प्रश्न पूछते हैं किसी भी समस्या के स्पष्टीकरण के लिए तो वो बच्चे मोटिवेटेड हैं, यानी कि वो अभिप्रेरित हैं यदि वो टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं तो। बाकी सभी ऑप्शन हट जाएंगे, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो 7 का ऑप्शन डी सही रहता है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु तो आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? हाउ कैन अ टीचर इनकरेज हर स्टूडेंट्स टू बी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टूवर्ड्स लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग? कोई भी एक टीचर है, अपने स्टूडेंट्स को क्लास में वो पढ़ा रहे हैं, वो चाहते हैं कि बच्चों को वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करें, क्योंकि वो बाह्य प्रेरणा ना देकर खुद इस तरह से अभिप्रेरित करना चाहती है कि बच्चे किसी भी कार्य को करने के लिए खुद से अभिप्रेरित हों, खुद अपने कार्य को करें। तो यहाँ पे इंटरनल जो या फिर इंट्रांसिक मोटिवेशन का एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करना है, निम्नलिखित में से कौन सा रहेगा? व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करें और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करें, या फिर साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफ़ी, या फिर उनमें चिंता और दंड पैदा करके, या फिर प्रतियोगिता करा के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यदि बच्चे को टॉफ़ी दे दी जाए तो ये बाह्य अभिप्रेरणा हो गए। उनमें चिंता या डर की बात करें तो उनसे बच्चे अभिप्रेरित ना होकर और उनमें अलग से विषाद पैदा हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है यानी कि व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करें, बच्चों के व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित कराएं कि बेटे आपको जो बनना है, आपने जो गोल निर्धारित किया है उसकी तरफ आप चलें। तो कुल मिला के वो निपुणता पाने के लिए कहें तो बच्चे इस तरह से अपने आप से एक गोल निर्धारित करेंगे, गोल ओरिएंटेशन बिहेव करेंगे, कुल मिला के वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो पाएंगे। 8वें का एक बिल्कुल करेक्ट होता है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सा एक फैक्टर है जो लर्निंग अधिगम को अफेक्टिव करता है, ठीक है, यानी प्रभावित करता है? विद्यार्थी की अभिरुचि यानी कि इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, या फिर शिक्षा शास्त्रीय नीतियाँ यानी कि पेडागोजिकल स्टडीज़, या फिर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स यदि हम लर्निंग की बात करें, विद्यार्थी जब सीख रहा होता है तो उसके कुछ क्षेत्र होते हैं जो इसे प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो विद्यार्थी की रुचि बिल्कुल प्रभावित करेगी, जब तक बच्चे की अभिरुचि नहीं होगी वो नहीं सीख पाएगा। उसका इमोशनल जो हेल्थ है वो भी। इसके बाद शिक्षा शास्त्रीय नीतियाँ, रणनीतियाँ भी, एंड फोर्थ यानी कि सारी की सारी चीज़ें हैं वो इसे अभिप्रेरित करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसमें एक भी ऐसी नहीं है जो उसे डिमोटिवेट करेंगे। तो कुल मिला के चारों की चारों बात बच्चे को अभिप्रेरित करेंगे। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा 10वां क्वेश्चन। द चिल्ड्रन इन अ क्लास कैन बी कंसिडर टू बी मोटिवेटेड इफ़? क्लास में बच्चे अभिप्रेरित जब समझे जाएंगे जब वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट होगा, फिर भी कोई नहीं, इसे कर लेते हैं। वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, या फिर वे शिक्षक से स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछते हैं, या फिर वे अच्छी तरह वर्दी पहनकर स्कूल आते हैं। तो यदि किसी क्लास में बच्चे शिक्षक से
स्पष्टीकरण के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, बार बार प्रश्न पूछते हैं, तो इसका मतलब बच्चे रुचि ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, कुल मिला के वो अभिप्रेरित हैं। ठीक, तो इसके साथ 10 के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की यदि हम बात करें तो कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें, यानी कि उन्हें जो इंटरनल मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, वो दे पाए कोई एक टीचर। इसके लिए वो क्या करे, क्योंकि बच्चे खुद अभिप्रेरित हैं और अपने कार्य को खुद से निपटाएं, खुद से करने की कोशिश करें। काम जल्दी पूरा करो तुम्हें टॉफ़ी मिलेगी। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है काम पूरा करो तुम्हें टॉफ़ी मिलेगी। बी कहता है इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे, या फिर चलो इसे करने से पहले समाप्त कर लो, या फिर तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर लिया। तो फ्रेंड्स यदि हम बात करें बी ऑप्शन की, बी ऑप्शन कहता है इसे करने की कोशिश करो, इसे तुम खुद कर पाओगे। यदि बच्चों को टॉफ़ी दे दी जाए तो बच्चे के लिए वो बाह्य अभिप्रेरणा होगी। जब तक बच्चे को टॉफ़ी मिलती रहेगी, यानी कि उसे बाहर से एक अभिप्रेरणा मिलती रहेगी, वो करता रहेगा। बच्चों में इस तरह से बात कही जाए कि इसे करने की कोशिश करो, बच्चों के लिए सिर्फ इतना कह दें कि आप खुद से कोशिश करो, ट्राई तो करो, वो खुद कर लेंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बच्चा ट्राई करेगा, एटलीस्ट लास्ट में वो बिल्कुल सीख जाएगा। कुल मिला के वो कोशिश करने से सारी चीज़ें सीख जाएगा, अब वो खुद कर सकता है। तो कुल मिला के वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हुआ, खुद से कर पाएगा। तो 11 का बी बिल्कुल करेक्ट होता है। 11 के बाद अब हम चलते हैं 12। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। 12वें क्वेश्चन की यदि हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है, यानी कि कौन सा एक प्रोसेस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रोसेस थ्रू विच मीनिंगफुल लर्निंग अकर। कौन सा एक की प्रोसेस नहीं है जिसके थ्रू बच्चा सीखता है, यानी कि मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, एक्सप्लोरेशन एंड इंट्रैक्शन। यदि बच्चा एक्सप्लोरेशन करता है, इंट्रैक्शन करता है, तब भी बच्चा अच्छी तरह से सीखेगा। ठीक है, उसकी लर्निंग प्रोसेस चल पाएगी। एंड इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, बच्चे को इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए जाते हैं, दिशा निर्देश, तो भी बच्चा सीखेगा। रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, यदि बच्चा रिपीट करता है यानी कि दोहराता है और प्रैक्टिस करता है, तब भी सीख पाएगा। यदि हम बात करें ए ऑप्शन की, ए ऑप्शन कहता है मेमोराइजेशन एंड रिकॉल। फ्रेंड चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में मेमोराइजेशन यानी कि रोट मेमोराइजेशन एंड रिकॉल की बात बिल्कुल नकार दी जाती है। कुल मिलाकर रट्टाफिकेशन पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर सीखने से संबंधित ये एक की प्रोसेस नहीं है जिससे बच्चा नहीं सीख पाएगा। सिर्फ रटने भर से काम नहीं चलेगा कि उसे अपनी मेमोरी, अपनी स्मरण शक्ति में वो जमा करता रहे। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा कि वो वहाँ से वेस्ट हो सकती है। ठीक, तो बाकी निकल जाएंगे। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। 12वें के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13वां क्वेश्चन ये रहा। 13वें क्वेश्चन की यदि हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता, यानी कि नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग। पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, दोहराने व स्मरण करने को बढ़ावा देना, या फिर उदाहरणों व गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, या फिर एक समस्या पर अनेक तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो फ्रेंड्स यानी कि सार्थक अधिगम के सार्थक सरलीकरण में परिणत नहीं होता ये बताना है हमको। तो यहाँ पे हम 13 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 13वें क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी कि दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। इससे अधिगम का सार्थक सरलीकरण स्पष्ट नहीं हो पाएगा। कुल मिला के बच्चे नहीं सीख पाएंगे। सिर्फ दोहराने और रोट मेमोराइजेशन की हमने लास्ट क्वेश्चन में भी बात की, यहाँ फिर से वही बात आ गई कि यदि हम बच्चे के लिए सिर्फ प्रमोटिंग रिपीटेशन एंड रिकॉल, सिर्फ रिपीटेशन किसी चीज़ को दोहराते रहेंगे और रिकॉल कराते रहेंगे, तो उससे अधिगम में सार्थक सरलीकरण परिणित नहीं हो पाएगा। ठीक, तो 13 के बाद अब 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, विच ऑफ दीज इन एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। एक्सट्रिंसिक की हम बात कर रहे हैं, इंट्रिंसिक बोल दिया मैंने, यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा का कौन सा एक उदाहरण है।
एक्सटर्नल मोटिवेशन की यहाँ पे बात हो रही है। मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि वह बहुत आनंददायक है। कोई एक बच्ची है, कोई एक स्टूडेंट है, वो अपना गृह कार्य करना पसंद करती है क्योंकि उसे उसमें आनंद आता है। तो ये इसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। होमवर्क करने से लड़की खुद से सीखती है, तो कुल मिलाकर वो भी इसकी आंतरिक अभिप्रेरणा हो गई। बी की बात करें, गृह कार्य करने में मैं अपनी अवधारणा को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। खुद से होमवर्क लड़की करती है, बच्ची करती है, तो वो अपने अवधारणा को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाती है, इसलिए उसकी वो आंतरिक अभिप्रेरणा हो गई। यदि डी की बात करें, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। यदि अंक देने की बात आए बाहर, यानी दूसरे से अभिप्रेरित होकर या फिर दूसरे के कहने पर कोई कार्य किया जाता है, तो वहाँ पर उसकी बाह्य अभिप्रेरणा हो गई। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन करने से पहले यानी कि 15वां क्वेश्चन, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर दें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। और हाँ, हमारे सेशन को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसके साथ लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इन अ प्राइमरी क्लासरूम अ टीचर शुड, एक प्राथमिक कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। यहाँ पे फिर से प्राइमरी क्लास की बात हो रही है, उसे क्या करना चाहिए। केवल उदाहरण देने चाहिए, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, ठीक है, या फिर उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों ही नहीं देने चाहिए। फ्रेंड्स, यदि एक टीचर प्राथमिक कक्षा में पढ़ा रहा है, छोटी कक्षा में, यानी कि 1 to 5 की एक क्लास है, किसी में भी यदि वो पढ़ा रहा है तो उसे सिर्फ केवल उदाहरण देने चाहिए, ठीक है। गिव्स ओनली एग्जाम्पल्स, ओनली की यदि हम बात हो रही है तो वो बिल्कुल हट जाएगा। ओनली नॉन एग्जाम्पल, उसे नॉन एग्जाम्पल देने चाहिए। फिर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। गिव बोथ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, कुल मिलाकर टीचर को एग्जाम्पल भी देने चाहिए और अलग से ही और फिर विधि का उपयोग करना चाहिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे मोटिवेशन से संबंधित 15 क्वेश्चन। यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक। तो इसी के साथ मैं इस पे आपसे विदा लेता हूँ। कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग, दैट वाज एसपी सिंह, साइनिंग ऑफ।